हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जहाँ जब जैसे भी देख रहा है। और हमारा जो पार्ट 1 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी, पार्टनर की डेफिनेशन पढ़ी थी, फर्म के नेम के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे। इसमें 5 एलिमेंट हमने पढ़े थे, जिसमें पहला था एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, सेकंड था एग्रीमेंट, थर्ड था बिजनेस, फोर्थ था एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, एंड जो लास्ट था हमारा बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जो पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, या फिर हम कह सकते हैं मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, पर ये किसी भी तरीके से कोई थ्योरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ फ्रॉड वगैरह कर लेते हैं, जिसमें बाद में पता चलता है कि फ्रॉड किसी पार्टनरशिप के अंडर हुआ है। तो वहाँ पे हमें ये पता करना पड़ता है कि पार्टनरशिप यहाँ पे थी या नहीं थी। तो उसके लिए हमें मोड पता करने हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। अगर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो इंडिविजुअल बेसिस पे हम वहाँ पर आगे जो प्रोसीडिंग्स होंगे वो करेंगे। बाकी अगर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती होगी तो पार्टनरशिप एक्ट भी उसके ऊपर लग जाएगा और उसके हिसाब से भी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई जाएंगी कोर्ट के द्वारा। तो अब हम पढ़ते हैं पहले ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नीचे, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 6। हमने सेक्शन 4 पढ़ा था पार्टनरशिप का, उसके बाद हमने एलिमेंट्स पढ़े थे। अब सेक्शन 6 है हमारा मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। इसमें कह रहा है कि इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, कह रहा है कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है वो एक फर्म है या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये भी पता है कि फर्म के अलावा ग्रुप ऑफ पर्सन एओपी बीओआई में भी होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं। तो हमें ये कैसे पता चले कि ये एक पार्टनरशिप है या फिर कुछ और। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन डिटरमाइनिंग, ये पता लगाने के लिए कि ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, और वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, और जो वहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं वो पार्टनर हैं या फिर किसी और कैपेसिटी में वहाँ पे डील कर रहे हैं। कॉमा, रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन दी पार्टीज एज शोन बाई ऑल रेलिवेंट फैक्ट टेकन टुगेदर। कह रहे हैं कि जितने भी फैक्ट्स हैं हम उनको मद्देनजर रखते हुए चेक करेंगे कि रियल रिलेशन जो है पार्टीज में वो क्या है। रिलेशन यहाँ पे चेक करना है हमें पार्टनर्स का या फिर अदर देन पार्टनर्स का। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बोल्ड लाइन आपको दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इट मस्ट बी प्रूव्ड। कह रहा है कि हमें ये देखना ही पड़ेगा, मस्ट यानी 100% हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उन लोगों के बीच वॉज एन एग्रीमेंट, क्या कोई एग्रीमेंट था बिटवीन ऑल द पर्सन कंसर्न। और पीछे हम ये पढ़ के आए कि एग्रीमेंट कैन बी रिटन, कैन बी ओरल, यानी कि कैन बी इम्प्लाइड। तो सेकेंड थिंग जो यहाँ पे हमें बताई जा रही है, द एग्रीमेंट वॉज टू शेयर द प्रॉफिट, यानी कि पहली चीज जो जरूरी है वो क्या है, एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। दूसरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है। द बिजनेस वॉज कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और ये भी देखना हमें जरूरी है कि क्या वो लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें, एक्टिंग फॉर ऑल भी जरूरी है, ASOP, ये इसका निमोरिक बन रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है, यहाँ पे एग्रीमेंट में फिर से कुछ बताया जा रहा है हमें। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। सेक्शन 5 में आता है कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस, एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर ऑफ अ HUF फैमिली कैरिंग ऑन अ बिजनेस family business as such are not partners in such business। तो ये बताना चाह रहा है कि एग्रीमेंट को हमें ये देखना है कि क्या पार्टनरशिप ने कोई एग्रीमेंट क्रिएट किया है, उसके स्टेटस के द्वारा नहीं, बल्कि कोई रिटन या ओरल कोई इस टाइप का एग्रीमेंट जिससे ये पता चले कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कैरी किया जा रहा है जिसमें पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट मोटिव्स भी हैं
और उनका कोई PSR भी कहीं ना कहीं डिसाइड किया गया होगा, तब हम मानेंगे कि ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप का है। अदरवाइज तो ये कह रहे हैं कि एक HUF भी कोई बिजनेस कैरी करती है जिसमें कि वहाँ पे बिजनेस में जो रिलेटिव्स होते हैं, जो ब्लड रिलेशंस के लोग होते हैं, जिनकी फैमिली होती है, वही लोग ही बिजनेस कर रहे होते हैं, उसको हम कोई भी पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। फिर सेकंड हमारा है एजेंसी। एजेंसी में कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। कार्डिनल प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन प्रिंसिपल। तो कह रहा है कि म्यूचुअल एजेंसी तो हमें देखना ही देखना है कि आपस में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिससे हमें ये पता चले कि हम उस कंक्लूजन पे पहुंच सकें, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो एक बार फिर से देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ इज वेरी मच helpful in reaching a conclusion. In this regard, each partner carry on the business in the principal as well as an agent of other partner. So the act of one partner done on behalf of firm bind all the partner. तो ये कह रहा है कि इस तरीके से अगर म्यूचुअल एजेंसी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हुई तो सारे के सारे पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट बन जाएंगे और उनके किए हुए एक्ट से हर कोई पार्टनर बाइंड हो जाएगा। किसी एक पार्टनर के किए हुए एक्ट से दूसरा पार्टनर बाइंड हो जाएगा। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप फॉर्म्ड विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट बाय रनिंग अ बिजनेस, अ पार्टनरशिप में बी डीम्ड टू एग्जिस्ट। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी म्यूचुअल एजेंसी हमें या रिलेशनशिप एग्जिस्ट मिलेगा वहाँ पे, तो उस केस में जो भी पार्टनरशिप फ्रेम की गई है प्रॉफिट मोटिव के लिए, हम मान लेंगे कि डीम टू बी पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, भले ही वहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा, डीम्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं अगर वहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होगी तो हम ये मान लेंगे कि वहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। अगला है हमारा टू ट्रस्ट में एक केस है। वैसे तो अभी एक पॉइंट और भी है हमारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो अभी 3 पॉइंट हमें देखना है यहाँ पे। पहला हम देख चुके हैं एग्रीमेंट, दूसरा है एजेंसी, तीसरा है हमारा शेयरिंग प्रॉफिट। उसके पहले एक केस लॉ है जो कि एजेंसी से ही रिलेट करता है, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। पहले इसकी थ्योरी पूरी कर लेते हैं। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बाइंड ऑल दी पार्टनर। ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, बार बार वही रिपीट कर रहा है। If the element of mutual agency relationship exists between the parties constituting a group formed with a view to earn profit by running a business, a partnership may deem to be exist। तो ये पिछला ही आगे रिपीट हो गया है। आगे जो केस है हमें वो देखना है। केस लॉ हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 से 5 नंबर में केस लॉ को ही आपको थ्योरी के रूप में क्वेश्चन बना के पूछ देंगे, जिसमें आपको इस केस लॉ का रेफरेंस भी देना होगा अगर याद रह जाए तो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको केस लॉ याद ही रहे, लेकिन अगर आपको केस लॉ याद रह जाएगा तो आपको उसका आधा या 1 नंबर अलग से ज़रूर मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इसमें कह रहे हैं केस है अगला, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दसरन मर्जामुल, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कह रहा है फॉलोइंग फैक्टर वेटेड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन दैट देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक केस है शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दृश्यन मुर्जमल, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें पहली गाइडलाइन है, इसमें कह रहा है कि पार्टी हैव नॉट रिटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे कह रहा है पार्टी हैव नॉट रिटेन्ड, पार्टी के पास कोई भी रिकॉर्ड, रिटेन मैंने रखना, कह रहे पार्टी के पास कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला जिससे कि टर्म्स या कंडीशंस पार्टनरशिप की हमें पता चल सके। सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन्ड नो अकाउंट ऑफ इट्स ओन, ना ही कोई अकाउंट पार्टनरशिप ने मेंटेन किया हुआ था अपने नाम से, विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाई बोथ दी पार्टीज, जो कि दोनों पार्टी जो भी पार्टनरशिप में है उनको देखने के लिए मिले, तो ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं था। थर्ड में कह रहा है नो अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप वाज ओपनड विद एनी बैंक, यानी कि यहाँ पे कोर्ट कहीं ना कहीं हमें ये बताना चाह रहा है इस केस लॉ के थ्रू कि जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म की जाएगी तो वहाँ पे एक टेस्ट और भी सामने आ रहा है। म्यूचुअल एजेंसी तो है ही कार्डिनल प्रिंसिपल, लेकिन साथ साथ हमें
ये भी चेक करना चाहिए क्या ऐसा कोई बैंक अकाउंट है जिसमें पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स हैं वो अपने पैसे, बिजनेस के पैसे को उसके अंदर लेकर के आते हैं। कोई भी ऐसा अकाउंट है क्या बैंक में? तो यहाँ पे जो तीनों चीज़ें यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी बात एग्जिस्ट नहीं कर रही है। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब हो गया एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, ना ही वहाँ पर कोई अकाउंट बुक्स में मेंटेन हो रहा था, ना ही कोई भी बैंक अकाउंट वहाँ पे उन्होंने मेंटेन कर रखा था। तो लास्ट में कोर्ट क्या कह रहा है? नो रिटर्न इंटीमेशन वॉज कन्वेड टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न इंटीमेशन नहीं मिली है। तो यहाँ पे केस जो है ये शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशरन मुर्जामुल सुप्रीम कोर्ट का केस है। आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जो हमारा है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, जिसमें बात हो रही है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की। हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात पीछे भी करके आए हैं, आगे भी कुछ वही बातें होंगी बट कुछ एक्सटेंशन के साथ में। तो वो क्या एक्सटेंशन है उसको एक बार पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाई पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट in that property does not of itself make such person partner। ये वही वाला केस है जो हम पढ़ रहे थे को ओनर्स वाला। को ओनर्स के केस में ही बताया गया था कि जब एक ही फैमिली के कुछ लोग जो है प्रॉपर्टी के ओनर हैं, या फिर दो फैमिली से मतलब नहीं है, बात ये हो रही है कि अगर एक प्रॉपर्टी के कई सारे ओनर्स हैं और अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पे उठा दी गई है जिससे कुछ अर्निंग आ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कि वहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती हो। वो एक नॉर्मल जो है रेंटिंग का केस हो सकता है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि वो बिजनेस मोटिव ही हो। यहाँ पे यही बात कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। अगर किसी का किसी प्रॉपर्टी में कोई जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पार्टनर्स हैं। नीचे फिर जो बोर्ड में बातें कही गई हैं यहाँ पे कह रहे हैं द रिसिप्ट बाई अ पर्सन, द रिसिप्ट बाई अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। एक मिनट, तो यहाँ पे कह रहा है द रिसिप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और वेरिंग विद द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ बिजनेस डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ बिजनेस के प्रॉफिट्स ऐसे भी हैं, कह रहे हैं द रिसिप्ट बाय अ पर्सन of a share of the profit of a business or of a payment contingent upon the earning of profit, यानी कि कुछ सहायक कह रहा और of a payment contingent, कोई कंटिंजेंट वाला है कोई सहायक, यानी कि वो पेमेंट नहीं जो डायरेक्ट मेरी बिजनेस की अर्निंग है, कोई उससे रिलेटेड कोई अर्निंग मेरी हो रही है। कह रहा है कि ये भी इस टाइप की जो अर्निंग होती हैं जो प्रॉफिट से अलग जिसको हम कर सकते हैं, कह रहा है और वेरिंग विद द प्रॉफिट अर्नड बाय अ बिजनेस डज नॉट इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर। तो उस अर्निंग के लिए भी जो पार्टनर्स हैं उनको पार्टनर नहीं कहा जाएगा। यानी कि जो हमारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में जो बिजनेस हम कैरी कर रहे हैं उससे हमें जो प्रॉफिट होता है उसको अगर हम बांटते हैं तो उस प्रॉफिट के लिए ही उन लोगों को पार्टनर आपस में कहा जाएगा या पार्टनरशिप वहाँ पे एग्जिस्टेंस उसका मान लिया जाएगा। लेकिन कोई भी प्रॉफिट जो मेरे बिजनेस की रिसिप्ट से रिलेटेड कोई और रिसिप्ट हो रही है, जो उससे कंटिंजेंट है, जो उसके सहायक है, जो कि वेरिंग यानी कि जो अलग है मेरे बिजनेस की रिसिप्ट से, तो उस केस में भी हम पार्टनरशिप यहाँ पे नहीं मानेंगे। तो यहाँ कह रहा है विद द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एंड इन पर्टिकुलर द रिसिप्ट ऑफ सच शेयर ऑफ अ शेयर और पेमेंट। अब इन पेमेंट्स की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल मेरा है बाई अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन्स इंगेज्ड और अबाउट टू इंगेज इन एनी बिजनेस, बाई a servant or agent as remuneration, by a widow or child of a deceased partner as annuity, or by a previous owner or part owner of the business as consideration for the sale of goodwill or share thereof, does not of itself make the receiver a partner with the person carrying on the business। तो एक एक करके समझते हैं ध्यान से। पहला कह रहा है बाई अ लेंडर ऑफ मनी। लेंडर ऑफ मनी कौन होता है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई अनसिक्योर्ड लोन, कोई अनसिक्योर्ड लोन जो बिजनेस को दिया गया है
वो जो लेंडर है वो बिजनेस को जो भी पैसा देता है, बिजनेस उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा करके वहाँ से भी कुछ अर्निंग करता है और उसमें से इंटरेस्ट के रूप में पैसा कुछ साइड करके उस लेंडर को वापस करता है, साथ साथ प्रिंसिपल का अमाउंट भी वापस करता है। तो इस टाइप की जो इनकम है वो कंटिंजेंट तो है, ऊपर लिखा था ना कि कंटिंजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो पार्टनरशिप है। वैसे ही ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी कुछ लेंडर होंगे जिन्होंने लोन दिया होगा पार्टनरशिप फर्म को, पर उनको आप पार्टनर्स नहीं कह सकते, भले ही वो बिजनेस से आती हुई रिसिप्ट्स में से ही अपने प्रॉफिट यानी कि अपनी अर्निंग ले जाते हैं, जो कि क्या मान लिया जाता है, वेरिंग फ्रॉम द बिजनेस रिसिप्ट्स। अब आपको बात थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के ये कह रहे हैं कि कोई भी इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट बिजनेस का या पार्टनरशिप का एक एक्सपेंस होता है, जो कि P&L जब हम बनाते हैं तो उस समय नेट प्रॉफिट से हम माइनस करते हैं, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मेरा जो निकल के आता है ट्रेडिंग के बाद P&L में, वहाँ पे हम टू इंटरेस्ट लिख करके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं ये, उसमें से माइनस कर देते हैं और रिमेनिंग नेट प्रॉफिट हमारे पास जो बचता है वो नेट प्रॉफिट मेरे बिजनेस की इनकम है, यानी कि वो ही प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, बाई अ सर्वेंट और एजेंट एज अ रेम्यूनरेशन। पार्टनरशिप बिजनेस है, मेरा गल्ले का काम है, मैं गेहूँ बेचता हूँ, मैंने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एजेंट अपॉइंट कर दिए हैं। वो एजेंट, मैं होलसेलर हूँ, रिटेलर्स के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप ये बेचिए, वैसे बेचिए, ऐसे बेचिए, और उसको वहाँ से मेरा कस्टमर बना करके मेरे पास लाते हैं। उसके बदले में उन एजेंट्स को मैं कुछ अपने बिजनेस के इनकम में से कुछ अमाउंट निकाल करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक्ट ये कह रहा है कि उन एजेंट को, उन सेलिंग एजेंट को या उन सर्वेंट को, जो आपके यहाँ कार्यरत लोग हैं यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी आप जो सैलरी के रूप में अमाउंट दे रहे हो उनको आपका पार्टनर नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा है बाई अ विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर। सपोज करिए कि एक फर्म है जिसमें 4 पार्टनर है ABCD, जिसमें से C जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फर्म से कहते हैं कि अब जो मतलब जो विडो यानी कि जो पार्टनर एक्सपायर हो गया, उसकी वाइफ या फिर उसके बच्चे, उनको जो है फर्म क्या करती है कि हम डिसॉल्व ना हो, इसलिए उनको एक जो हमारा प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है उसमें से हम कहते हैं क्योंकि तुम्हारे फादर की कैपिटल इसमें ऑलरेडी लगी हुई है या तुम्हारे हस्बैंड की कैपिटल इसमें लगी हुई है, तुम उस कैपिटल को हमसे मत लो, हम तुम्हें पार्टनर तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होंगे उसमें से कुछ ना कुछ शेयर उस कैपिटल का तुम्हें ज़रूर देंगे, जो कैपिटल तुम्हारी हमारे बिजनेस में लगी हुई है। अब आप कहोगे कि ये कैपिटल है तो उसको पार्टनर क्यों नहीं मान रहे हैं। उस कैपिटल को जब भी कोई पार्टनर डिजीज हो जाता है तो हम वहाँ से हटा के लोन में दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो लोन फ्रॉम द डिजीज पार्टनर हो जाता है और उस लोन के बदले में हम कुछ अमाउंट उनको देते हैं। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस विडो को या उस चाइल्ड को, जो भी डिजीज पार्टनर था हमारा, उसको भी हम पार्टनर यहाँ पे नहीं मानेंगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट ये है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है बाई अ प्रीवियस ओनर और अ पार्ट ओनर। कोई प्रीवियस ओनर या फिर कोई पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस है, एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल। उसने अपने बिजनेस की गुडविल को, यानी कि उसने अपनी पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर था उसकी गुडविल को करस्पॉन्डिंगली जो है दे दिया है, या फिर शेयर उसका जो है वो फर्म को दे दिया है। तो कह रहा है डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर। तो ऐसे केस में भी कह रहा है कि जो लोग भी होंगे उस केस में उनको पार्टनर हम नहीं मानेंगे। ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है। कह रहे हैं कि शेयरिंग प्रॉफिट ठीक है, क्योंकि देखो म्यूचुअल एजेंसी को ये कार्डिनल प्रिंसिपल बता रहे हैं, पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को कार्डिनल प्रिंसिपल नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी कंडीशंस होंगी जिनके चलते ही हमें ये पता चलेगा कि ये पार्टनर है या नहीं है। तो यहाँ पे जो 4 केसेस हैं, इनके अलावा और भी केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगला क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बट इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि देखते ही लगना, फर्स्ट साइट, देखते ही जो चीज हमें लगे, जरूरी नहीं कि वही हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि बट इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस। कह रहे हैं कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम, इसमें जो 4 बातें हमने तुम्हें एक्सक्लूड करा दी, उसके अलावा भी हो सकता है हमें देखते ही ये लगे कि ये पार्टनर है, लेकिन ये जब तक कि कंक्लूड ना हो जाए तब तक कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जा सकता। तो आगे कह रहा है इन दैट रिगार्ड द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट
और ऑफ ग्रॉस रिटर्न accruing from property by person holding joint or common interest in the property would not by itself make such person partners। कह रहा है कि इस केस में उनके कॉमन इंटरेस्ट या फिर उनके जॉइंट इंटरेस्ट या फिर इन दी फर्म की प्रॉपर्टी में ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को वो उसका पार्टनर, उस फर्म का उस व्यक्ति को पार्टनर माना जाए। Although the right to participate in profit is a strong test of partnership। कह रहे हैं कि भले ही ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जब भी आपका प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन होगा तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप की तरफ ही इंडिकेशन है। एंड देयर मे बी अ केस वेयर अपॉन अ सिंपल पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट देयर इज अ पार्टनरशिप, येट वेदर द रिलेशन डज और डज नॉट एग्जिस्ट मस्ट डिपेंड अपॉन द होल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज। तो ये डिपेंड तभी करेगा जब हमें ये पता चल पाए कि पार्टीज के बीच में आखिरकार क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या बातें उनके बीच में डिसाइड हुई हैं। उससे ही हम ये पता लगा सकते हैं कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं। यानी कि लॉ यहाँ पे पूरी तरीके से ये क्लियर बात बोल रहा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बेस पे आप केवल अपना डिसीजन नहीं दे सकते कि यहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फर्म से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट एंड बिजनेस इज बीइंग कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, there will be no difficulty in the light of the provision of section 4 in determining the existence of otherwise of partnership। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है पार्टियों के बीच में किस चीज़ का, शेयर ऑफ प्रॉफिट का, तब तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे पार्टनरशिप है। एंड बिजनेस इज बीइंग, और साथ साथ कह रहे हैं कि म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि हर पार्टनर इस चीज़ को मान रहा है कि वो एक दूसरे के एजेंट और एक दूसरे के प्रिंसिपल हैं, तब तो यहाँ पे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मान लिया जाएगा। अदरवाइज फिर हमें फैक्ट के केसेस में, सर्कमस्टांसेस के केसेस पे ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। आगे कह रहा है बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट व्हेन ईदर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट। कह रहा है कि टास्क क्या है, टास्क है ये पता लगाना कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये कह रहा है कि टास्क हमारा क्या है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। कब, व्हेन, कह रहा है जब ईदर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, कह रहा है जब कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं होगा, और द एग्रीमेंट इन सच इज सच एज डज नॉट स्पेसिफिकली स्पीक ऑफ पार्टनरशिप, या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो एग्रीमेंट तो है पर उससे हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ पार्टनरशिप है कि नहीं है। In such a case, for testing the existence of otherwise partnership relation, section 6 has to be referred। कह रहे हैं अब ये इसी बात को पता लगाने के लिए हमें सेक्शन 6 के पास में जाना पड़ता है। सेक्शन 6 जो अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एक बार स्लाइड में फिर से खोल देता हूँ। ये हमारा सेक्शन 6 जो बता रहा है मोड फॉर डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो क्रक्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये तीन बातें हैं इनको आप ध्यान में रखिए। एग्रीमेंट देखिए, शेयर और प्रॉफिट देखिए, और देखिए क्या एग्रीमेंट में लिखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और देखिए कि बिजनेस क्या म्यूचुअल एजेंसी है, क्या एक दूसरे के लिए हर पार्टनर एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, उससे ही हमें पता चल पाएगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 अभी हम वैसे भी पढ़ के आए पीछे, क्या कह रहा है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट। कह रहा है कि तीनों चीज़ें, तीन बातें वहाँ पे हमने पढ़ी थी। कह रहा है कि ऑल रिलेवेंट फैक्ट सच एज रिटन और वर्बल एग्रीमेंट, सेकेंड है real intention and conduct of the party, other surrounding circumstances etc are to be considered। कह रहा है इन सारी चीज़ों को आपको मिला करके देखना पड़ेगा, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा while deciding the relationship between the parties and ascertaining the existence of partnership। तो यहाँ पे हमारा ट्रू टेस्ट खत्म होता है। इसके बाद हमें अभी तक हमने देखा कि पार्टनरशिप, हमने एक ब्रॉडर सेंस में पार्टनरशिप को जाना, पार्टनर्स कौन होते हैं जाना, उनके आपस में कैसे एक दूसरे को बाइंड करते हैं नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है। अब हम ये जानेंगे यहाँ पे कि काइंड्स, पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है। तो यहाँ पे कुछ काइंड्स यानी कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, जिसमें कह रहा है कि कुछ पार्टनरशिप तो ड्यूरेशन के बेस पे होती हैं, तो विद रिगार्ड्स टू ड्यूरेशन। कुछ पार्टनरशिप में कह रहा है विद रिगार्ड्स टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस,
बिजनेस के ऊपर कुछ पार्टनरशिप बेस्ड होती है। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे पहले कह रहा है कि पार्टनरशिप एट विल। विल माने होता है इच्छा, इच्छा यानी चाहत, यानी कि जब तक कई लोग जो मिलकर के एक पार्टनरशिप को ड्रॉ करते हैं, उन लोगों की जब तक मर्जी होती है तब तक वो पार्टनरशिप में रहते हैं। उसके बाद जब वो चाहते हैं तो पार्टनरशिप से अलविदा कह देते हैं। दूसरा कह रहा है कि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड में क्या होता है कि हम किसी एक वेंचर को लेकर के चले हैं, जब तक कि वो वेंचर यानी कि एक काम, सपोज कीजिए मुझे एक रोड बनाना है, या मुझे एक डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, या फिर मुझे कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करनी है, तो उस केस में दो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि हम लोग एक पार्टनरशिप के थ्रू इस काम को करेंगे। देखो, काम किसी भी तरीके से किया जा सकता है, जॉइंट वेंचर, एओपी, बीओआई, इवन कंपनी भी बनाई जा सकती है जो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हो सकती है। यहाँ पे बात हो रही है पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप भी लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम क्या करेंगे, जब फिक्स पीरियड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक पार्टनरशिप ऐसी बनाते हैं जो फिक्स ड्यूरेशन के लिए है। फिक्स ड्यूरेशन का मतलब ये है, या तो हमने कह दिया कि 6 महीने के लिए, या तो हमने ये कह दिया है कि हम एक काम को करेंगे, जैसे ही वो काम पूरा होगा उसके बाद हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व मान ली जाएगी या कर दी जाएगी एक एग्रीमेंट के थ्रू। तो ये हो गई विद रिगार्ड्स टू ड्यूरेशन। दूसरी है विद रिगार्ड्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस। आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा काइंड ऑफ पार्टनरशिप में जो आ रहा है, सबसे पहला है एट विल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से हम इसको पढ़ेंगे अब की बार, टेक्स्ट रीडिंग करने के बाद इसकी लॉजिकल और लिटरल इंटरप्रिटेशन समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी एग्जाम में 5 नंबर में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये काइंड ऑफ पार्टनरशिप, और उसका एक शॉर्ट नोट हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको ध्यान से समझेंगे। अगर हमने यहाँ पे ही समझ लिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहले पार्टनरशिप एक्ट के बारे में एक बात यह है कि पार्टनरशिप एक्ट बहुत ही मुश्किल नहीं है, क्योंकि आमतौर पे हम लोग अक्सर देखते हैं, इवन अपने घर में भी या आसपास देखते हैं, लोगों के बिजनेस जो चल रहे हैं, बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें किसी भी तरीके से कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आप इसकी प्लेन रीडिंग लेते जाइए, आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन 7 इन्वॉल्व है। अभी तक हमने सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 पढ़ा था। अब सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट यानी पार्टनरशिप एक्ट जो बता रहा है कि पार्टनरशिप एट विल इज अ पार्टनरशिप व्हेन 2 कंडीशन। कह रहा है कि विल कब मान लेंगे, कह रहा है जब 2 कंडीशन, या तो हमारा लिखा हो एग्रीमेंट में कि भाई पार्टनरशिप एट विल है, पर अगर लिखा नहीं है तो कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा जो यहाँ पे 2 कंडीशंस बताई जा रही हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि पार्टनरशिप अगर फिक्स पीरियड के लिए नहीं है, अगर पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए नहीं है, यानी कि नो फिक्स पीरियड हैज़ बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू डिटरमाइन ऑफ द पार्टनरशिप। तो इस केस में ना ही कोई पीरियड है, ना ही ये पता लगाया जा सकता है कि पार्टनरशिप कब तक के लिए बनाई गई है। तब हम मान लेंगे कि ये पार्टनरशिप एट विल है, ना कि ये पार्टनरशिप कोई एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए है। नीचे कह रहा है बट वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट, कह रहा है जब यहाँ पे कोई ऐसा एग्रीमेंट बना दिया जाए बिटवीन द पार्टनर्स, ईदर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज नॉट पार्टनरशिप एट विल, तब वहाँ पे पार्टनरशिप एट विल नहीं माना जाएगा। तब वहाँ पे दूसरे बाकी जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है उनमें से कुछ ना कुछ माना जाएगा, पर पार्टनरशिप एट विल नहीं माना जाएगा। आगे कह रहा है कि वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू a fixed term is continued after the expiry of such term, it is to be treated as having become a partnership at will। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 पार्टनर एंटर हुए थे पार्टनरशिप एट विल में, और वहाँ पे फिक्स टर्म के लिए तो पार्टनरशिप एट विल नहीं, सॉरी, पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए एंटर हुए थे, पर उन्होंने उस फिक्स टर्म के बाद भी अपने काम को जारी रखा। तो उस केस में मान लिया जाएगा कि पीछे का जो एग्रीमेंट था स्पेसिफाइड पीरियड वाला, वो वहाँ पे सेट असाइड हो जाएगा, यानी कि वो वॉइड मान लिया जाएगा। और यहाँ पे लॉ कह रहा है, क्योंकि लॉ में ऐसी बात लिखी हुई है कि उसको हम मान लेंगे कि वो पार्टनरशिप एक फिक्स टर्म के लिए ना होकर के पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है एग्जाम के लिए इसके ऊपर कोई केस स्टडी जरूर एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कह रहा है अ पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द सेम। पार्टनरशिप एट विल के केस में भी कोई पार्टनर जिसकी इंटेंशन हो कि वो आगे नहीं कैरी करना चाहता, तो वहाँ पे एक नोटिस भी दे सकता है बाकी पार्टनर को कि अब ये पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी। कुछ समय बाद या जो भी उसका
टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा वो नोटिस की, उसके हिसाब से वो बताएगा कि अब इस पार्टनरशिप को हम आगे कैरी नहीं करेंगे इस टाइम के बाद में, तो वो पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी। सेकेंड पॉइंट हमारा है द पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड में वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाई अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कह रहे हैं कि जब एक प्रोविजन बनाया गया है, प्रोविजन इज मेड बाई अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कुछ बातें कही गई हैं। प्रोविजन बनाने का मतलब है कि कोई बातें, प्रोविजन का मतलब होता है लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस। तो वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाई अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। It is a partnership created for a particular period of time. Such a partnership comes to an end on the expiry of fixed period. तो ये हो जाएगी हमारी पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। नेक्स्ट है हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कह रहा है कि अ पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है वेंचर, एडवेंचर का मतलब वेंचर, जैसे कि मैंने आपको ये बताया जॉइंट वेंचर, या कोई भी दो लोगों ने मिले आपस में, उन्होंने कहा कि हमें किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करना है, वो टास्क पूरा होते ही हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व मान ली जाएगी। तो ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर काम के लिए है, इसलिए इसको इन्होंने पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोल दिया है। पर इसका नेचर कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है इसका नेचर कहीं ना कहीं जो है, जो हमारा सेकेंड पॉइंट था, ये पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड भी हो सकता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटरी होते हैं, कुछ वैलिड होते हैं, कुछ इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। वो सब हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के ही टाइप, यानी कि वो इंटरचेंजेबल भी होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे पार्टनरशिप के टाइप के अंदर भी, यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करता है, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है, ये पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बिजनेस। फिर कह रहा है वेयर अ पर्सन बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट फॉर अ सिंगल एडवेंचर और अंडरटेकिंग का मतलब भी होता है कंसर्न। एडवेंचर का मतलब कोई वेंचर या कोई काम करना, और अंडरटेकिंग का मतलब ये हो गया कि हमने किसी काम को करने के लिए कोई अपना योगदान देना है, या फिर हमें कोई काम आगे करना है अपने अंडर में, उसको अंडरटेकिंग बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कह रहा है इज सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट डिसॉल्व बाई कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर। जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा वैसे ही मेरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर नहीं भी होगी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर कहीं ऐसा लिखा है कि इस काम को करने के बाद भी हम आगे और भी काम कर सकते हैं और पार्टनरशिप यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगी, तो वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो हम ये मान लेंगे कि उस काम के, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, किसी एक काम को करने के लिए हम लोग आए हैं, मिले हैं, और सीधी सी बात है पार्टनरशिप का मतलब क्या है, बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, अंडर एन एग्रीमेंट होना चाहिए। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, जो सेक्शन 4 हमें बताता है। अब लास्ट में कह रहा है जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप हम लोग देखते ही हैं किसी भी बिजनेस, ट्रेड, किसी वो काम को करने के लिए अक्सर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोक या पेप्सी की एजेंसी है, दो लोगों ने मिलकर के इस काम को लिया है, बड़े काम है ये, तो उस केस में ये जनरल पार्टनरशिप है। ये लोग और भी काम लेते हैं, कोक पेप्सी की थी, बाद में कैडबरी की एजेंसी भी ले ली, ब्रिटानिया का काम और ले लिया, तो इस केस में यहाँ पे जनरल पार्टनरशिप होती है। वहाँ कह रहा है वेयर अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल। हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस इन जनरल, इट इज कॉल्ड अ जनरल पार्टनरशिप। अ जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। In the case of a particular partnership, the liability of partner extend only to that particular adventure or undertaking, but it is not so in the case of general partnership. तो लास्ट की जो 3 लाइनें हैं यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी की बातें की जा रही हैं। क्योंकि जब भी कोई भी केस स्टडी आती है, वहाँ पे अक्सर जो है बात की जाती है किसी न किसी उसकी, किसी न किसी काम की। तो काम की लाइबिलिटी से यहाँ पे रिलेशनशिप है। तो अगर हम जॉइंट वेंचर में एंटर हुए हैं और जॉइंट वेंचर में मुझे कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और मैं बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो उस केस में जैसे ही मेरी बिल्डिंग पूरी होगी तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, वहाँ पे काम पूरा हो चुका होगा। और जब जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही काम करना है हमें,
हम किसी भी काम कर सकते हैं, और जब हम कोई भी काम करेंगे तो एक पार्टनर के द्वारा किया हुआ काम दूसरे पार्टनर को लायबल कर देगा। ये बात यहाँ पे बताई जाएगी। तो ये हमारा था पार्टनरशिप। अब आगे है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें होंगी, किसका क्या लाइबिलिटी है, कितने पार्टनर की लाइबिलिटी कहाँ पे लिमिटेड है, कहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं पार्टनर की, किस काम के लिए कोई पार्टनर लाइबल होगा, किस काम के लिए कोई और पार्टनर लाइबल होगा। यानी कि पार्टनरशिप डीड एक तरीके का डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप का, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमें पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस बताएं, हमें पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ बताएं, पार्टनर्स के राइट्स बताएं, पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स बताएं, पार्टनर्स के एग्रीमेंट में उनके क्या प्रॉफिट शेयर्स हैं वो सब बताएं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी पार्टनरशिप डीड के अंदर निहित होती हैं। तो हम एक बार इसकी प्लेन रीडिंग ले लेते हैं। इसके ऊपर एक 4 नंबर का शॉर्ट नोट आता है, तो हम उसको समझ लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। नो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जब भी बनती है तो वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू ही बनती है। नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इट मे बी राइटिंग or formed verbally, but it is desirable to have partnership agreement in writing to avoid future dispute. The document in writing containing the various terms and conditions as to the relationship of the partners to each other is called partnership deed. ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अनसर्टेन है फ्यूचर। फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स में तो वो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें भी पार्टनरशिप के अंदर लिखी होती हैं कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट हमें क्या करना है। आगे कह रहा है कि इट शुड बी ड्राफ्टेड विद केयर एंड बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 वेयर द पार्टनरशिप कंप्राइजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन राइटिंग, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। कह रहा है कि जब भी पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी तो उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जरूर रजिस्टर हमें कराना पड़ेगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो मार्केट में पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं जनरली उसको नोटेरी में अटेस्ट करा देते हैं, जबकि देखा जाए पार्टनरशिप बनाने का ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि नोटेरीज में अटेस्ट कराने का मतलब ये तो है कि हाँ आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो गया, पर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में कंटेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा भी आप चाहें तो कुछ और कंडीशन भी इसके अंदर इंटर कर सकते हैं, जिसमें पहला है नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स, rate of interest on capital, drawing and loan, provision for settlement of account in case of dissolution of firm, provision for salaries or commission payable to the partner if any, provision for expulsion of a partner in case of gross breach or dispute of fraud. A partnership firm may add or delete any provision according to need of the firm. तो यहाँ पे हमारी पार्टनरशिप डील खत्म होती है। पार्टनरशिप डील मैंने बहुत ही जल्दी पढ़ा है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास है 9911872677, ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे कॉल करके किसी भी समय कोई भी डाउट पूछ सकते हैं एग्ज़ाम तक। तो आज के लिए इतना ही। पार्टनरशिप डील तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है पार्टनर्स, टाइप ऑफ पार्टनर्स। तो इसमें मैं टाइप सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रीड कर देता हूँ। बाकी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर से ही स्टार्ट होगा और आगे की सारी उसमें जो भी बातें होंगी वो हम उसमें देखेंगे। तो पहले टाइप में जो यहाँ पार्टनर बताया जा रहा है एक्टिव और ऑब्स्टेंसिबल। सेकंड पार्टनर है नॉमिनल पार्टनर। थर्ड पार्टनर है सब पार्टनर। उसके बाद है आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग, डोरमेंट पार्टनर, इन प्रॉफिट ओनली पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।